हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के नोट्स को हम लोग तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था, फीचर्स एंड प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें मेन बात होगी एग्रीकल्चर की पूरी डिटेल होगी कि एग्रीकल्चर के क्या हुआ था उसके टाइम पे, क्या अभी प्रॉब्लम है और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो आप टॉपिक डालेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब बेनिफिट्स क्या क्या है। जिसमें पॉइंट नंबर 1 है, आप देखिए फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला ये है कि सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। पहला पॉइंट क्या है, मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर क्या करता है, हमें नेसेसिटीज गुड्स प्रोवाइड करता है, जैसे राइस, चावल, दाल वगैरह वगैरह। इसी के बारे में लिखना है कि एग्रीकल्चर हमें वेज गुड्स प्रोवाइड करता है, मतलब ये कि वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स etc, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है। पॉइंट नंबर 2 है, क्या है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट नंबर 2 है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या लिखेंगे कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, मतलब ये कि एग्रीकल्चर लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है। आज भी 65% लोग एग्रीकल्चर में काम करके रोज़गार हासिल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसके बारे में लिखेंगे एग्रीकल्चर अदर इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। जैसे गन्ने की खेती से शुगर बनाया जाता है, तो शुगर कंपनी को गन्ने एग्रीकल्चर से मिलता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इन द इकोनॉमी। अब लिखेंगे इसके बारे में, एग्रीकल्चर देश की इकोनॉमी में सपोर्ट करता है, मतलब ये कि देश के 65% लोग एग्रीकल्चर से जॉब हासिल करते हैं। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो वो 65% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी को फ़ायदा प्रोवाइड करता है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनती है, जिससे भी देश की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है। ये पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसके डील करके लिखेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दूसरे देशों में भी जाता है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़ता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। जैसे वीट दूसरे देश में अगर सप्लाई किया जाए तो दूसरे देश में वीट एक्सपोर्ट हुआ, जिससे हमारे देश के अंदर दूसरे देश का पैसा आएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में लिखेंगे एग्रीकल्चर देश के लोगों को रोज़गार पैदा करता है, जिससे देश के लोग वेल्दी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये था हमारा पूरा ये टॉपिक। अगला है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये है कि प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे कि देश के अंदर प्रॉब्लम कैसी कैसी है। तो पहला है डिफिशिएंसी इन फाइनेंस या फंड, मतलब पैसे की कमी। तो इसके बारे में लिखेंगे देश के अंदर एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम है कि पैसे की कमी होने से फार्मर्स कई बार कई चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। मशीन्स की ज़रूरत अगर पड़ जाए तो पैसे की कमी की वजह से मशीन नहीं ख़रीद पाते हैं। सिंचाई की ज़रूरत पड़ जाए तो
पैसे की कमी की वजह से सिंचाई नहीं कर पाते हैं, खेतों तक पानी पहुंचाने की मशीन नहीं खरीद पाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम पैसों की कमी से होती है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? लैक ऑफ इरिगेशन। इसको डील करके लिखिएगा। टाइम पर बारिश न होने के कारण देश के किसान प्रॉब्लम में आते हैं, जिससे उन्हें खेतों को सिंचाई करने में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी हेवी रेन, ज़्यादा बारिश की वजह से भी किसान को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 है स्मॉल होल्डिंग्स। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। स्मॉल होल्डिंग्स में मतलब ये समझेंगे कि बहुत सारे लोग खेती नहीं करना चाहते हैं। मतलब ये कि खेती की जगह खाली रह जाती है, जिसमें प्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन किसान अपनी दिक्कत की वजह से उसमें प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये भी एक एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। हाँ, इसके बारे में लिखिएगा। किसान प्रोडक्शन करने के बाद ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ सेल करें। मतलब ये कि कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम नहीं है कि किसान किसी चीज़ का उपज करे तो उसको बेचने का ऑप्शंस भी अवेलेबल हो। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसान के पास प्रोडक्ट रखा रखा ख़राब हो जाता है और कोई ना ख़रीदने की वजह से किसान को लॉस सहना पड़ता है। ये था पॉइंट नंबर 4। तो ये पूरे 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रेरियन रिफॉर्म्स, जिसका दूसरा नाम था रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। एक तो इसमें पास्ट की बात होगी और ये कि प्रेजेंट में मतलब क्या क्या सुधार होने चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, इसकी बात होगी। तो जिसमें पॉइंट नंबर 1 है यूज़ ऑफ हेवी नहीं है HYV हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। तो इसका मतलब वही हुआ, लिखिएगा कि अगर किसान अच्छी क्वालिटी का बीज का यूज़ करें तो किसान की उपज अच्छी हो सकती है, जिससे वो बेनिफिट पा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। क्या था? मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। इसके बारे में ये लिखना है आपको कि अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए, मतलब ये कि जिस मशीन का यूज़ जब होना है तब किसान के पास वो चीज़ अगर गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है तो किसान को प्रोडक्शन करने में आसानी होगी, जिससे देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट है वन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसके बारे में लिखेंगे कई बार किसानों को ये पता नहीं होता है कि कब और किस हालात में हमें कौन से केमिकल का यूज़ करना है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए। इसीलिए केमिकल्स की स्टडी किसान को सरकार द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग कि कब कौन सा
केमिकल किसान यूज़ करे जिससे देश के एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो। पॉइंट नंबर 4 है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इसके बारे में लिखेंगे, कई बार जब किसान किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं और उसको बेचना चाह रहे होते हैं तो बीच में एक इंटरमीडियरीज ब्रैकेट में लिख देंगे बिचौलिया आता है जो किसान से कमीशन चार्ज करता है और उस वजह से किसान को बहुत कम फ़ायदा हो पाता है। तो अगर गवर्नमेंट बिचौलिए को हटा दे या हटाने के ऊपर काम करे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है और किसान को अच्छा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट। इसको डील करके लिखेंगे, किसान को लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, सस्ता लोन, ब्रैकेट में लीजिएगा सस्ता लोन, जिससे किसान मशीन्स या ट्रैक्टर आसानी से ख़रीद करके अच्छी खेती कर सकते हैं और इससे देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जिसका एक और था प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जिसको एमएसपी कहते थे हम लोग। इसके बारे में लिखेंगे कि अगर गवर्नमेंट किसान के हर प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस फिक्स कर दे कि कोई भी डीलर इससे नीचे में किसी किसान से नहीं ख़रीदेगा, मतलब ये कि हर डीलर को या होलसेलर को किसान से कोई प्रोडक्ट ख़रीदने पर कम से कम इतना पेमेंट करना होगा, तो किसान लोग प्रोडक्शन करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उनको उसका रेट आसानी से मिलेगा जिससे किसान का फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। इसके बारे में लिखिए, कई बार किसान के पास लैंड एरिया नहीं होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, तो वो ज़मींदार से ज़मीन ले करके, भाड़े पे ज़मीन ले करके वो उसके अंदर उपज करते हैं और ज़मींदार उससे बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज करता है। कभी कभी आधा खेत का प्रोडक्शन भी वो ले लेता है जिससे किसान को नुकसान सहना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट अच्छा रूल बनाए इसके ऊपर तो किसान को बहुत सपोर्ट मिलेगा जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और बढ़ेगा। ये था पूरा इसके बारे में। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ रिफॉर्म्स। जो भी रिफॉर्म्स हुए उसके अचीवमेंट्स के बारे में हमें समझना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1967 से 1968, इसके बारे में लिखेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स एंड रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंज। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर जो रिवॉल्यूशन लाया गया था, रिवॉल्यूशन के बारे में लिख दीजिएगा चेंज लाया गया था, उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। इसके आने के बाद देश की 25% प्रोडक्शन बढ़ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर राइस और वीट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। फिर लाइन चेंज करके लिखना है, इसके अंदर पूरे देश के किसानों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली
बल्कि कुछ लिमिटेड एरिया के किसानों को ही अपॉर्चुनिटी मिली थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र etc। अब इसके बारे में लिखेंगे टॉपिक आउटकम्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब देश के अंदर 25% प्रोडक्शन कैसे हुआ, मतलब वही हाई क्वालिटी के बीज लाए गए और बाकी सारी चीज़ें की गई थी। तो सबसे पहले लिखेंगे आउटकम का मतलब क्या होगा, रिजल्ट क्या हुआ। आउटकम के बारे में लिखेंगे रिजल्ट। तो टॉपिक लिखेंगे हाई प्रोडक्टिविटी। इसमें लिखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद जब अच्छी बीज का इस्तेमाल किया गया तो इससे देश का एग्रीकल्चर 25% तक बढ़ गया था। एग्रीकल्चर के बगल में प्रोडक्शन लिख दीजिएगा, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 2 है राइज इन कल्टीवेशन। इसके बारे में लिखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण देश के अंदर कल्टीवेशन, खेती करने की तादाद बढ़ गई, जिससे और भी लोग खेती करने को आगे आए, जिससे देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। पॉइंट नंबर 3 है चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। इसमें लिखेंगे पहले किसान लोग केवल अपने खाने के लिए प्रोडक्शन करते थे, बाद में जब किसान को उसका अच्छा प्राइस मिलने लगा तो वो इसको कॉमर्शलाइज करने लगे, मतलब ये कि बेचने के लिए भी प्रोडक्शन करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सेल्फ सफिशिएंसी। इसके बारे में लिखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो गया, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हम दूसरे देश से परचेज़ करते थे वो अब हमारी कंट्री में ही उपज होने लगा, जिससे हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। तो ये था पूरा इसका बेनिफिट्स, आप समझ लीजिए या आउटकम समझ लीजिए। इसके लिमिटेशंस हैं, टॉपिक है लिमिटेशन या प्रॉब्लम या डिमेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पॉइंट नंबर 1 है लिमिटेड क्रॉप। इसमें लिखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर कुछ ही क्रॉप मतलब फसल पे फोकस किया गया, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, दाल। बाकी प्रोडक्ट्स पर, बाकी फसल पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर बाकी फसल पे भी ध्यान दिया जाता तो उसका भी प्रोडक्शन अच्छा हो सकता था। पॉइंट नंबर 2 है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। वही बात कि इंडिया के हर क्षेत्र में नहीं, तो वही बात इसमें बताना है कि इसके बारे में लिखिएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर पूरे देश के फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, कुछ ही एरिया के फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिली। अगर देश के अक्सर एरिया के फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती तो देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और अच्छा हो सकता था। पॉइंट नंबर 3 है इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब ये हुआ, इसमें लिखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर केवल रिच फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिल पाई, पुअर फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, जिससे रिच फार्मर्स और रिच हो गए, पुअर फार्मर्स और पुअर हो गए। तो ये एक प्रॉब्लम थी किसकी, लिख देंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन की। उसके बाद है अगला एक क्वेश्चन था डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब ये हुआ क्या, इसमें लिख दीजिएगा कि क्या इंडिया को दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, मतलब फिर से ग्रीन रिवॉल्यूशन होना चाहिए। तो आप इसके जवाब में लिखेंगे यस।
अब इसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण देश की प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ गई थी। तो अगर देश में फिर से ग्रीन रिवॉल्यूशन आए तो देश की प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। हाँ, उसके बाद आप लिखेंगे, क्या था, आवर फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगेन इंक्रीज बिकॉज, उसके बाद लाइन चेंज करके लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 कि आज भी बहुत सारे फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन दोबारा आता है तो उन फार्मर्स को बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर हम दूसरे देश से कम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन फिर से देश के अंदर आए तो हमारे देश में वो सारे प्रोडक्ट भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिससे कंट्री के एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और बढ़ेगा और दूसरे देश के कंपेयर में हम भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। उसके बाद लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, अगर गवर्नमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए और उसके अंदर सस्ता लोन प्रोवाइड करे, इंटरेस्ट फ्री लोन टाइप फार्मर्स को, तो फार्मर्स अदर गुड्स का प्रोडक्शन करके अच्छा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं, जिससे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर और बढ़ेगा। ये पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जस्टिफाई देयर स्टेटमेंट। तो इसके आप इसके बारे में लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा और क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये लिखेंगे कि इसमें एग्रीकल्चर का बेनिफिट्स लिखना है, मतलब फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात लिखी जाएगी कि एग्रीकल्चर के क्या फ़ायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉज एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर आप लिख देंगे कि सवाल का पहले हिंदी में जवाब लिखेंगे, नहीं मतलब सवाल को हिंदी में लिखेंगे कि देश के एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन का क्या कारण है, क्या कारण रहा। उसके बाद इसमें लिखेंगे इसके आंसर में कि इसमें एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को लिखा जाएगा। आंसर में ऐसा लिख देंगे। उसके बाद अगला सवाल था, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एक्सप्लेन इन डिटेल। एग्रीकल्चर में जो चेंजेस हुए उसके बारे में बताने के लिए है। अगला सवाल था, इसको हिंदी में लिख दीजिएगा। अगला है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसका भी हिंदी में क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि देश के अंदर लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में होने का क्या कारण है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसके जवाब में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाउ इट डिड बेनिफिट द फार्मर्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसका हिंदी में ज़रूर लिख दीजिएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो अभी हमने मतलब जवाब में लिख दीजिएगा कि इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन और उसके आउटकम्स जो रिज़ल्ट हुए थे उसके बारे में लिखा जाएगा। अगला सवाल है, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ट्रेड के हालात आज़ादी के टाइम पे कैसी थी उसके बारे में लिखा जाए। कैन यू स्टेट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर इतना। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, हाँ ये जो था कि वह एक सवाल जो लिखेंगे इसमें दिया होगा, व्हाट ऑब्जेक्टिव डिड द ब्रिटिश इंटेंड टू अचीव थ्रू
पॉलिसीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब वही कि इसको हिंदी में ज़रूर लिख दीजिएगा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का क्या रीज़न था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जिसमें लिख दीजिएगा फॉलोइंग आर द मोटिव या रीजंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये रीजंस था। उसमें आपको लिखना है ट्रांसफ़र ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसमें लिख दीजिएगा डील करें कि देश के रॉ मटेरियल को वो आसानी से पोर्ट्स तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए उसने देश के एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। पॉइंट नंबर 2 है फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट। देश के अंदर वो रॉ मटेरियल देश से ले जा कर के और देश के अंदर फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करना चाहता था, जिसके लिए उसने रोड्स को और पोर्ट्स को, ट्रेन को बनाया कि ताकि एरिया के कोने कोने तक हम ब्रिटेन का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जैसे टेलीग्राम पोस्टल सर्विस को अच्छा किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम देश को अच्छे तरीके से चलाया जा सके, जिस हिसाब से वो चलाना चाहता था। ये था पूरा हमारा चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम लोग। इसकी नोट्स आप अच्छे से बनाएंगे, फिर उस नोट्स को आप पढ़ेंगे, फिर डिटेल देखेंगे कहीं ऐसी कोई मिस्टेक हो रही है तो डिस्कशन करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।